हेलो दोस्तों, सक्सेस बिल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज ये इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि निजीकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है और विनिवेश क्या होता है। तो आइए देखा जाए कि निजीकरण क्या है। तो निजीकरण किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को यदि सरकार 51% बेच दे, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी कंपनी है और उस सरकारी कंपनी के हिस्सेदारी को सरकार अगर 51% प्राइवेट हाथों में बेच दे तो वह निजीकरण कहलाता है। मान लीजिए ये एक कंपनी है और यह कंपनी सरकारी कंपनी है, यानी इस पर सरकार का पूर्ण प्रभुत्व है। अब सरकार इसके 51%, कहने का मतलब 50% से अधिक, यदि 50% से अधिक शेयर को सरकार बेच देती है प्राइवेट हाथों में तो उस कंपनी का निजीकरण हो जाता है। तो बात समझ में आई कि निजीकरण क्या होता है। किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को यदि सरकार 51% बेच दे, अगर सरकार 51% बेच देती है तो वह कंपनी निजी कंपनी बन जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि निजीकरण शब्द आपके समझ में आया होगा कि निजीकरण क्या होता है। यदि किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को सरकार 51% बेच दे निजी हाथों में तो वह निजीकरण कहलाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है। जब सरकार किसी निजी कंपनी के शेयर को खरीद ले, अब थोड़ा सा बात समझिएगा। मान लेते हैं एक कंपनी ये है और एक कंपनी ये है। ये सरकारी कंपनी है और ये निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अब अगर इस सरकारी कंपनी के शेयर को सरकार 50% से अधिक यानी 51% बेच दे, 51% अगर बेच दे तो यह कंपनी निजी कंपनी हो जाएगी। अब एक निजी कंपनी है, अगर सरकार इसके 51% शेयर खरीद ले, अगर सरकार इसके 51% शेयर खरीद लेती है तो यह कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, यानी सार्वजनिक कंपनी हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जब 1949 में हुआ तो इसका मतलब है कि सरकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 51% शेयर खरीद ली। जो आरबीआई निजी हाथों में था अब वो सरकार के हाथ में चला गया। कहने का मतलब अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो अगर सरकारी कंपनी के 51% शेयर बेचे सरकार तो निजीकरण, अगर निजी कंपनी के 51% शेयर खरीद ले तो उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो उम्मीद है कि दो शब्द समझ में आया होगा कि निजीकरण क्या है और राष्ट्रीयकरण क्या है। अब तीसरा शब्द है विनिवेश। जब सरकार किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को बेचती है लेकिन यह 51% से कम होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार
किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को बेचती है। मान लो ये एक सरकारी कंपनी है और इस सरकारी कंपनी में सौ प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार की है। मान लो ये सरकारी कंपनी है और इस सरकारी कंपनी का 100% जो हिस्सा है वो सरकार का। अब सरकार इस 100% हिस्से में से मान लो कि 20% बेच देती है निजी हाथों में, 20% हिस्सेदारी या शेयर बेच देती है। अगर 20% हिस्सेदारी बेचेगी या उससे अधिक लेकिन 51% से कम, तो कहने का मतलब कि सरकार क्या कर रही है, विनिवेश कर रही है। निवेश नहीं बल्कि विनिवेश कर रही है, यानी अपनी ही संपत्ति को बेच रही है। तो अगर सरकार किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को बेचती है तो वह विनिवेश कहलाता है, लेकिन 51% से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 50% से अधिक या 51, 52, 55% हो गया तो इसका मतलब कि उसका निजीकरण हो जाएगा, तो प्राइवेट हाथों में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये 3 शब्द समझ में आए होंगे। निजीकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है और विनिवेश क्या होता है। तो किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को यदि सरकार 51% बेच दे तब वह कंपनी निजीकरण कहलाती है, और यदि किसी सरकार किसी निजी कंपनी के 51% शेयर को खरीद ले तब उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और सरकार यदि किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर को बेचती है लेकिन 50%, 51% से कम होनी चाहिए, तब ऐसी स्थिति में विनिवेश कहलाता है। यानी सरकार जब किसी सरकारी कंपनी के शेयर को बेचती है तब वह विनिवेश कहलाता है, लेकिन अगर 50% से अधिक बेच देती है तब वह निजीकरण कहलाता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि निजीकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है और विनिवेश क्या होता है। ये 3 शब्द बहुत ही जरूरी है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि सरकारी कंपनी के 51% शेयर को बेचे तो निजीकरण, अगर निजी कंपनी के 51% शेयर को खरीदे तो राष्ट्रीयकरण, और सरकार अपनी सरकारी कंपनी के शेयर को, कुछ शेयर को बेचे तो उसे विनिवेश कहा जाता है। आइए आगे देखा जाए कि आखिर अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं और इसे किस रूप में देखा जाता है। तो आइए आज पढ़ा जाएगा कि अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और यह समष्टि अर्थशास्त्र है। तो अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसी को देखना है। जब एक इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, कहने का मतलब है जब एक व्यक्ति, मान लो ये एक व्यक्ति है,
जब एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, जब एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, तब वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। और जब पूरे देश, ये एक देश है, जब इस पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तब उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जब एक इकाई के रूप में एक व्यक्ति के आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है, तब उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब पूरे देश की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाए, तब उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यही है कि जब एक इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तब उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब समग्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, कहने का मतलब पूरे देश। अब ये एक देश है, और इस देश में जब एक नागरिक की आय का अध्ययन किया जाएगा, व्यय का अध्ययन किया जाएगा, तब वो व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जब पूरे देश की आय का अध्ययन किया जाएगा, तब वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह व्यक्तिगत स्तर पर होता है, कहने का मतलब एक व्यक्ति के हाथ में होता है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। और यह सामूहिक स्तर पर होता है, कहने का मतलब कि पूरे देश की आय और व्यय यानी कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मांग की बात होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहां व्यक्तिगत मांग की होती है, व्यक्तिगत मांग की बात होती है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग की बात होती है। कहने का मतलब पूरे देश की मांग की बात होती है। इसमें आपूर्ति होती है, एक व्यक्ति के लिए आपूर्ति की बात होती है। इसमें कुल आपूर्ति की बात होती है, पूरे देश के लिए आपूर्ति की बात होती है। इसमें व्यक्तिगत आय की बात होती है, इसमें राष्ट्रीय आय की बात होती है। तो यह व्यक्तिगत स्तर पर होता है। कहने का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक स्तर पर होता है, पूरे देश के लिए होता है। इसमें व्यक्तिगत मांग की बात होती है, इसमें कुल मांग की बात होती है, पूरे देश की मांग की बात होती है। इसमें आपूर्ति की बात होती है, व्यक्तिगत आपूर्ति की बात होती है, और इसमें कुल आपूर्ति की बात होती है, यानी पूरे देश की आपूर्ति की बात होती है। इसमें व्यक्तिगत आय की बात होती है, और इसमें राष्ट्रीय आय की बात होती है। राष्ट्रीय स्तर पर आय की बात की जाती है, और इसमें व्यक्तिगत स्तर पर। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत स्तर पर बात होती है, और जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तब उसमें पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों की बात होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जाने। अब आप देखेंगे कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस तरीके से पढ़ा जाएगा और समष्टि अर्थशास्त्र को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, अगली बात अगली क्लास में। धन्यवाद।